ये आपकी बुक है जिसकी मैंने सॉफ्ट कॉपी कल आपको भेज दी है। आपको मैंने पहले बताया था कि हम ज़रा डिफरेंट बुक्स में से डिफरेंट टॉपिक्स करेंगे। आपको आपकी कोर्स आउटलाइन भी अब तक मिल गई होगी। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। कल एक बच्ची ये कह रही थी कि ये स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा है। अब पहली बात आप माइंड में ये बिठा लें कि यहाँ पे अब आपका जब नॉलेज आप किसी एक सब्जेक्ट को चूज़ कर लेते हैं, जैसा कि अब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और अब आप ज़ाहिर है कि कॉलेज में नहीं है, यूनिवर्सिटी में है, तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट का नॉलेज है वो इस तरह नहीं होता कि आपको कुछ डेफिनेशंस दे दी जाए और आप उनको याद कर लें, कुछ चैप्टर्स हों जिनकी कोई लिमिट्स हो। तो आपने पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होते हैं, उसके बाद आप उसमें से नोट्स बना के उसमें पेपर के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन जो फॉरन आपने यूजुअली अगर एफएससी या एफए किया भी है तो आपने एफए अगर आपने किया है तो आपने यहाँ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताबें पढ़ी हुई हैं लोकल ऑथर्स की। तो हमारी बुक्स में और फॉरन बुक्स में थोड़ा सा फर्क होता है कि वहाँ की बुक्स में कंसेप्ट पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो पहले आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद कॉन्सेप्ट पे जोर देने के लिए काफ़ी सारी एग्जाम्पल होती हैं। जो बच्चे इस तरह अचानक ही बुक देखते हैं तो डर जाते हैं कि अच्छा ये सारा हमने, मतलब वही आपके मन में रट्टा सिस्टम है, शायद हमने ये सारा रट्टा लगाना है। बेटा ऐसा कुछ नहीं। आपने इसको समझने के बाद हाँ ग्रोथ की चीज़ें आपको लिखनी आनी चाहिए और आपको याद होनी चाहिए कि मैंने पढ़ा क्या। कल भी हमने ये शुरू का इंट्रोडक्टरी जो से स्लाइड्स है मैंने आपको करवाई थी, लेकिन हम वंस अगेन वहीं से स्टार्ट करते हैं। ये हमने यहाँ से शुरू किया था कि द वर्ड इकोनॉमी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इकोनॉमिस विच मीन्स वन हु मैनेज अ हाउस होल्ड। ये ग्रीक वर्ड है, इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन है इसका मतलब क्या है कि वन हु मैनेज अ हाउस होल्ड, एक ऐसा शख्स जो किसी हाउस होल्ड को मैनेज करता है। नेक्स्ट ये इसमें दिया हुआ है कि जिस तरह एक घर होता है उसमें आपने के पास बहुत सी प्रॉब्लम होते हैं या काम होते हैं कि मसलन हु डज द लॉन्ड्री, कब आपने टीवी देखना है, टीवी कौन लगाएगा, टीवी पे क्या लगेगा। और इसी तरह जो सोसाइटी होती है उसमें बहुत से क्वेश्चंस होते हैं आपके पास, डिसीजन होते हैं जो आपने फेस करने होते हैं। तो जिस तरह एक घर को मैनेज करना होता है उसी तरह सोसाइटी को मैनेज करना होता है, सोसाइटी के रिसोर्सेज को मैनेज करना होता है। मैनेज क्यों करना होता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ scarcity. What is the scarcity? It means that society has limited resources and therefore cannot produce all goods and services people wish to have. What is scarcity? The limited nature of society resources. इस टर्मिनोलॉजी को दो एक्सप्लेन दो जगह पे किया हुआ, मतलब एक ही है कि लिमिटेड नेचर, रिसोर्सेज आर ऑलवेज लिमिटेड, अबंडेंट नहीं होते, अनलिमिटेड नहीं होते। देन व्हाट इज इकोनॉमिक्स? Economics is the study of how society manages its scarce resources. The study is how society manages its scarce resources. इधर भी यही लिखा हुआ है, resources are allocated not by all an all powerful dictator but through the combined action of millions of households and farms. So the economics is the study of society, how society manages its scarce resources. अब रिसोर्सेज में एक कैपिटलिज्म सिस्टम है, एक कम्युनिज्म है, लेकिन नॉर्मली कैपिटलिज्म सिस्टम है जो सोसाइटीज में चलता है, जिसमें फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होगा कि किस तरह से रिसोर्सेज एलोकेट किए जाए। दूसरे टाइप ऑफ सिस्टम में ये है कि गवर्नमेंट ये डिसाइड करे, लेकिन नॉर्मली ज़रा है कि सक्सेसफुल सिस्टम वो कैपिटलिज्म ही है जो हम फॉलो करते हैं। अच्छा, ये डेफिनेशन कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज हाउ a society manage its scarce resources. As wants and needs are unlimited and resources are limited, so how we should allocate these resources to fulfill our unlimited needs and wants. यहाँ पे ये एक पॉइंट है, इसको मैंने ब्लू किया हुआ, ये असल में याद करने के लिए नहीं है, ये अंडरस्टैंड करने के लिए है। इसमें लिखा हुआ है कि the study of economics has many facts but it is unified by several central ideas। कि आपकी इकोनॉमिक्स है कि बहुत ही ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ इसके सेंट्रल आइडियाज़ हैं जिनको इस बुक में 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से डिस्क्राइब करने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो बात एक दी है, कल जिस तरह एक बच्ची पैनिक हो रही थी कि आपकी स्पीड ज़्यादा है, कि डोंट वरी इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड them all at first or if you are not completely convinced।
वी विल एक्सप्लोर दीज आइडियाज मोर फुली इन लेटर चैप्टर्स। ये जो 10 प्रिंसिपल्स हैं, आप इसको ये समझे कि इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी है जिसे आपने अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये वर्ड्स और ये कॉन्सेप्ट्स आगे बार 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 सारे जब तक आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे ये यूज होंगे, तो आपको इनसे फेमिलियर होना चाहिए। तो और ये सारे आपको पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है। अगर आपको एज इट इज फिंगर टिप्स पे नहीं भी आती, लेकिन जाहिर है कि आपको मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में लिखा हुआ है द पीपल फेस ट्रेड ऑफ, तो एज इट इज इसको हमेशा आप फर्स्ट प्रिंसिपल के तौर पे याद रखें या ना रखें, लेकिन ये आपको हमेशा पता होना चाहिए कि ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स में टर्मिनोलॉजी बहुत कॉमनली यूज होती है, और क्या होती है कि देयर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच। यहाँ पे इस फिक्रे में यूजुअली इसी तरह फिक्रा पहली दफा लिखा गया, इसी तरह ये यूज होता है। इसमें लिखा हुआ है कि ग्रामर इज साइड के आप इसको इग्नोर करें कि इसमें ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक है, लेकिन इसमें कहने का पर्पज सिर्फ ये है कि दुनिया में कोई भी चीज, ये जो 10 प्रिंसिपल है सिर्फ इकोनॉमिक्स पर नहीं, ओवरऑल आपकी लाइफ पर भी आप इन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि कोई भी चीज विदाउट कॉस्ट नहीं होती, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती, कोई भी चीज मुफ्त नहीं होती। आपको मुफ्त लग भी रही है तो मुफ्त नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स में इस चीज को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि उस चीज की कास्ट क्या है जिसकी आपको समझ नहीं आ रही, इकोनॉमिक्स उसको कैसे डिसाइड करता है। कि कंसिडर अ स्टूडेंट हु मस्ट डिसाइड टू एलोकेट हर मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स टाइम। टाइम है, आप उसमें इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हैं, ये डिग्री थी आपने इधर एडमिशन ले लिया, आप साइकोलॉजी भी पढ़ सकते हैं। अब अगर आपने इकोनॉमिक्स चूज किया तो इकोनॉमिक्स की जो फीस आप दे रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, सारी बातों के अलावा ये किसकी कास्ट है कि आप इस टाइम पीरियड में साइकोलॉजी भी पढ़ सकते थे, सोशियोलॉजी भी पढ़ सकते थे। मे बी कि आपको एडमिशन मिलता और अगर आपका डिसीजन था तो मे बी यहाँ आप किसी और कंट्री में होते जहाँ पे मेरिट लिस्ट इतनी ज्यादा ना होती, तो मे बी कि अब आप डॉक्टर बन रहे होते और मे बी कि आप में से बहुत से इंजीनियर बन रहे होते। तो ये डिपेंड करता है, और आपने हो सकता है अपनी चॉइस से इकोनॉमिक्स पढ़ा, लेकिन फिर भी जिस तरह भी आप इस फील्ड में आए हैं, इसकी फीस के अलावा भी जो इसकी कास्ट है वो ये है कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव या वो काम जो आप इस दौरान कर सकते फिर आपने नहीं किया। इसी तरह जब आप आते हैं कि आप जब पढ़ रहे हैं उस टाइम पीरियड में और कौन सी बातें हैं कि अगर आप 1 घंटे के लिए आज आपने सोचा कि आप पढ़ें, तो आप इस दौरान टीवी देख सकते थे, आप इस दौरान कोई पार्ट टाइम जॉब करके कुछ मनी अर्न कर सकते थे। तो अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि लाइफ में आप हमेशा जो चीज़ फेस करते हैं वो ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ क्या है कि एक चीज़ को जब आप चूज कर लेते हैं तो उसकी जगह बहुत सी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ती है, वो उस चीज़ की कास्ट होती है। लेकिन ट्रेड ऑफ क्या है कि आप कभी भी यूं नहीं है कि जब आपने एक चीज चूज की है तो आपने उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, आपने लाजमन उसके लिए बहुत कुछ छोड़ा होता है। इसी तरह इकोनॉमिक्स में बेशुमार ट्रेड ऑफ होते हैं रियल लाइफ में। इकोनॉमिक्स भी रियल लाइफ ही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है हमारी लाइफ का, तो ये ट्रेड ऑफ होती है। इसी तरह जिस तरह आपके मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी, यहाँ पे भी इसको कोट किया है कि फैमिली इनकम है, आपने कॉलेज एजुकेशन पे बच्चों की पे लगानी है, खुदा ना खास्ता घर में कोई बीमार है तो आपने अनलिमिटेड इनकम तो किसी घर में नहीं होती है, रेयरली है। तो ये भी आप जो डिसीजन फेस करते हैं ट्रेड ऑफ होते हैं। जो बहुत पुअर फैमिलीज हैं उनमें बच्चों को क्या स्कूल नहीं भेजा जाता, काम पे भेज दिया जाता है, क्योंकि दे हैव टू डिसाइड कि आपने जो अर्न किया है उससे आपने खाना खाना है या आपने बच्चों की फीस पे। तो जब आपके पास या तो इतने हैं नहीं, जो मौजूद है तो उसमें चूंकि बेसिक नीड आपकी खाना तो आप पहले उसे पूरा करेंगे। इकोनॉमिक्स में बहुत कॉमनली टर्मिनोलॉजी यूज होती है इकोनॉमिक्स के लिए कि गन्स एंड बटन, कि आप के जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज अगर आप सारे डिफेंस पे लगा देते हैं तो आपकी सोसाइटी में लोगों के खाने पीने के लिए या उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो उनसा वो डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर आप लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करते हैं, आपके मतलब बहुत से कंट्री ऐसे भी होंगे जिनकी हमारी तरह, जैसे हमारी लोकेशन ऐसी है कि हमें आर्मी में बहुत ज्यादा या डिफेंस पे मनी स्पेंड करनी पड़ती है, और आप ऐसे भी दुनिया में कंट्रीज होंगे जिनके पास आर्मी ही नहीं होगी। तो बहुत फर्क पड़ता है कि आपका बजट जो है वो किस चीज पे लग रहा है और वो कितना इंपॉर्टेंट है। वंस अगेन आपको ट्रेड आपका सामने है, आपने डिसाइड करना है कि आपकी लोकेशन क्या है, कहाँ पे रहते हुए आप क्या अफोर्ड करते हैं। तो इसमें जो कुछ हमने अंडरस्टैंड किया वो क्या था, ट्रेड ऑफ। ट्रेड एक ऐसी चीज है जो इकोनॉमिक्स में और ओवरऑल लाइफ में आपको हर वक्त हमेशा फेस करना पड़ता है। इकोनॉमिक्स में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड ऑफ है वो है ट्रेड ऑफ बिटवीन एफिशिएंसी एंड इक्वालिटी। एफिशिएंसी और इक्वालिटी का जो इंग्लिश में मतलब है वर्ड्स का वो आपको पता है, इकोनॉमिक्स में इसका क्या मतलब है कि efficiency means the society is getting maximum benefits from its scarce resources। scarce resources होते हैं, यही मेरा प्रॉब्लम है, हमने पीछे पढ़ ली है। आपकी एफिशिएंसी क्या है कि आप गिवन रिसोर्सेज से जितना मैक्सिमम गेन कर सकते हैं आप उतना मैक्सिमम गेन करें और गुड्स प्रोड्यूस करें। लेकिन साथ ही आप जब गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो इक्वालिटी भी एक चीज है कि आप उनको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें किस तरह से है
कि एफिशिएंसी में आपको अगर और इक्वालिटी समझाना चाहूँ एग्जांपल में, कि आप देखेंगे एक सुपरमार्केट है, एक बड़ा स्टोर है अल्फतेह, ये और है इम्तियाज सुपर मार्केट है, कोई उधर एक और कारफोर है, काफ़ी सारे हैं। ये जो चेन स्टोर्स होते हैं, ये जिस तरह से मैनेज करते हैं ग्रॉसरी को, एवरीथिंग को, आपके टाइम की बचत होती है। तो ये अपने रिसोर्सेज का एक इनकी चीज़ें जो उनकी बल्क में होती हैं, तो इनका जो रिसोर्स का यूज़ होता है एफिशिएंट होता है। अच्छा, एक अकेला जो शख्स है जो सब्जी मंडी से सब्जी ला रहा है और ला के एक छोटी सी जगह पे उसकी खोखा या दुकान है वहां पे बेच रहा है, वो उतनी एफिशिएंटली ये सब कुछ नहीं कर सकता। उसको फ्रेश रखने के लिए उसके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे, उसको लाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता होगा, और आपको लेने जाने के लिए वहां से आपको सिर्फ सब्जी मिलेगी, आप स्टोर पे नहीं जा पा रहे। लेकिन अगर आप ये खत्म कर दें कि कोई भी अकेला शख्स जो है वो सब्जी मंडी से सब्जी ला के नहीं बेच सकता, जिसका मतलब ये है कि सब्जी बेचने से जो इनकम प्रोड्यूस हो रही है, आप उसमें एफिशिएंसी तो देख रहे हैं कि सिर्फ बड़े स्टोर उसको प्रोड्यूस करें, आप इक्वालिटी नहीं देख रहे हैं कि वो लोग जो कि बाकी इस सब्जी बेचने से इनकम हासिल कर सकते थे, आपने उन्हें निकाल दिया। तो हमारी जो इकोनॉमी है उसमें एक ट्रेड ऑफ क्या है कि आपको एफिशिएंसी और इक्वालिटी के दरमियान से मुनासिब हद पे रह के चूज करना होता है कि इकोनॉमी को एफिशिएंसी भी चाहिए होती है और इक्वालिटी भी। अब ये भी नहीं कह सकते कि आप कहें कि कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल शूज़ हैं, ये मिल और फैक्ट्री में प्रोड्यूस ही नहीं होगा क्योंकि इसका सारा प्रॉफिट फैक्ट्री ऑनर ले जाता है, ये सिर्फ मोची जूता बनाएगा तो ही पहना जाएगा। ये मतलब सिर्फ इक्वालिटी देख रहे हैं, या हर शख्स अपना जूता खुद बनाए पहने, या तो एफिशिएंसी और इक्वालिटी दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ता है। और इसमें किस जगह पे आप समझते हैं कि ये आपकी इकोनॉमी के लिए रिजनेबल है, ये इकोनॉमी टू इकोनॉमी वेरी करता है। ये फर्स्ट प्रिंसिपल था, ईच एंड एवरी पर्सन एंड ईच एंड एवरी सोसाइटी एंड इकोनॉमी फेस ट्रेड ऑफ। इससे रेलेवेंटली सेकंड प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है, द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। पहले आपने ट्रेड ऑफ फेस किया, उसमें से आपने फिर ये डिसाइड किया कि इस पॉइंट पे हम ठीक है कि हम थोड़ा सा बजट इतना अपना रख लेते हैं डिफेंस के लिए, लेकिन इतना हमें लोगों की वेलफेयर पे भी खर्च करना है। लेकिन वंस अगेन जब एक पॉइंट आप चूज कर लेते हैं या एक चीज आपने इकोनॉमिक्स की डिग्री चूज कर ली, तो इसकी कास्ट क्या है? इसकी कास्ट वो डिग्री है जो आपने इस टाइम पीरियड में चूज नहीं की। कौन सी? फॉर एग्जांपल साइकोलॉजी की डिग्री, तो उसकी कास्ट वो डिग्री है जो आपने उस टाइम पीरियड में नहीं की। इसलिए इस चीज़ को क्या कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में एंड तक यूज होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप इसकी डेफिनेशन भी हमेशा याद रखिएगा। डिफरेंट, आप ज़रूरी नहीं है, आप इसमें कई तरीकों से इसे डिस्क्राइब करते हैं। मसलन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ a commodity X is amount of other commodity Y which you have to give up to produce an additional unit of X। ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी। आप इधर क्या दिया हुआ है, the opportunity cost of an item is what you give up to get that item। किसी भी चीज की अपॉर्चुनिटी कास्ट वो चीज है जो उस चीज को हासिल करने के लिए आपने छोड़ दी है। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी, आप अगर आसानी से समझना चाहें, आप शॉप पे गए फ्रूट लेने, आपके पास पैसे इतने ही हैं कि आप यहाँ सेब खरीद सकते हैं या आम। अगर आप आम खरीद लेते हैं तो आमों की अपॉर्चुनिटी कास्ट वो सेब थे जो आपने नहीं लिए। लेकिन सबसे ज्यादा हमारा टाइम है जिसकी अपॉर्चुनिटी कास्ट हमें हर वक्त ज़हन में रखना चाहिए। ये हमारा मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स है। अब अपॉर्चुनिटी कास्ट ईच एंड एवरी, अब अपनी अपनी लाइफ पे गौर करें, ईच एंड एवरीथिंग हैज एन अपॉर्चुनिटी कास्ट, और हमें कभी भी किसी चीज को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी कास्ट जो सी है उस पर नहीं हासिल करना चाहिए। अब ये जानने के लिए कि आपको ट्रेड आपका सामने है कि आपको हमेशा चूज करना पड़ता है, और चूज करते हुए आपको देखना क्या पड़ता है या फेस क्या करना पड़ता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो फिर तीसरा प्रिंसिपल क्या है, इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल ये कि रैशनल पीपल जो लोग अकल से सोचते हैं, people who systematically and purposefully do the best that can be achieved their objective। वो लोग जो सिस्टमेटिकली और पर्पसफुली मकसद के साथ बेहतरीन कोशिश करते हैं वो हासिल करने के लिए जो उनका मकसद होता है। तो रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिन। आप अपॉर्चुनिटी कास्ट को सामने रखते हुए ट्रेड आपको आपको सामने है, तो आप क्या करेंगे? अगर आप रैशनल हैं तो यू विल थिंक एट द मार्जिन। इसको इस पैराग्राफ को पढ़िएगा, बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है कि रैशनल पीपल सिस्टमेटिकली एंड पर्पसफुली डू द बेस्ट दे कैन टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स गिवन द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज। अब आपके पास जितनी भी गिवन अपॉर्चुनिटीज थी कि आप या तो इकोनॉमिक्स रख सकते थे, फॉर एग्जांपल आपके पास मेडिकल की अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी, साथ आप फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी रख सकते थे, और तीसरा ये था कि आप कहते मैं अब पढ़ ही नहीं रहा, मैं अपना बिजनेस शुरू कर रहा हूँ।
इन चीज़ों में से आपने कैसे डिसाइड किया? आपके ज़ाहिर है कि इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए मैं वो सारे सर्कमस्टेंसेस सामने नहीं रख सकती कि कोई भी शख्स जो सा हो कैसे, लेकिन पर्पज़ ये है कि आप अपना जब भी कोई डिसीजन लें तो गुड्स एंड सर्विसेज आप खरीद रहे हो, चीज़ें खरीद रहे हो, इनकम का हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, लेकिन मकसद आपका क्या होना चाहिए कि आप जो भी डिसीजन करें वो आपको हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दें, आप उस पर सेटिस्फाइड हो कि हाँ मेरा डिसीजन जो है वो ठीक था। अब किस तरह से रैशनल पीपल डिसाइड करते हैं? फॉर एग्जांपल कि जब आपके एग्जाम्स होने वाले होते हैं, कल परसों आपका पेपर है, तो आपने ये नहीं सोच डिसाइड करना कि या मैं 24 घंटे पढ़ूंगा और या मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। आपको उस वक्त जो ट्रेड ऑफ का सामना होता है वो ये होता है कि मजीद 1 घंटा जागूंगा मैं, तो क्या मैं उसमें 1 घंटा पढ़ूं या मैं वो 1 घंटा टीवी देखूं। अब उस मार्जिन पे वो जो आखिरी घंटा आपने जागना है, अगर आप 1 घंटा उसमें पढ़ते हैं तो उस पर आप पूरे आपके सेमेस्टर की मेहनत लगी हुई है और उस घंटे की ये कीमत है। और उस घंटे में आप सिर्फ टीवी देखते हैं तो वक्त ही थोड़ी तो आप रिलैक्स कर लें, एंजॉय कर लें, तो उस मार्जिनल आखिरी घंटे को देखते हुए आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि नहीं मुझे पढ़ना चाहिए। तो ये होता है कि रैशनल पीपल थिंक एट द मार्जिनल। Economists use the term marginal changes to describe a small incremental adjustment to an existing plan of action। किस तरह की आपका एग्जिस्टिंग प्लान ऑफ एक्शन, पहले ये कि पढ़ रहे हैं और इम्तिहान पास करना है, उसमें जो आखिरी घंटा था वो इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट थी, उसका मैंने क्या इस्तेमाल करना है। मतलब अपने माइंड में आपने रखना है कि मार्जिन का क्या मतलब है। एज एज वैसे तो किसी चीज के किनारे को कहते हैं, लेकिन जो मार्जिनल चेंजेस है, आप जब भी एक रैशनल शख्स सोचेगा दे विल कंपेयर मार्जिनल बेनिफिट एंड मार्जिनल कॉस्ट। आपने पूरे सेमेस्टर की पढ़ाई पीछे थी और उस दौरान आपने बाकी टाइम काम किया, उस वक्त आपने ये देखना है कि उस आखिरी घंटे का आपके रिजल्ट को कितना फर्क पड़ सकता है। फिर मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि आपको ट्रेड ऑफ का सामना करना पड़ता है, उसमें आपकी हर चीज की एक अपॉर्चुनिटी कास्ट होती है और अपॉर्चुनिटी कास्ट को सामने रखते हुए रैशनल पीपल मार्जिन पे सोचते हुए डिसाइड करते हैं। बहुत अच्छी एग्जांपल है बच्चों, तवज्जो कीजिएगा। देखिए इधर कि आपको इधर दिया हुआ है कि अगर आप ये एक एयरपोर्ट पे एक जहाज है, एक जगह से दूसरी जगह उसने जाना है, उसमें 200 सीटें हैं, 200 सीट्स हैं, 1 लाख डॉलर जो है उस जहाज को एक जगह से दूसरी जगह जाने पे उनके पैसे लगते हैं, जहां पे भी आपने पहुंचाना है लोगों को। अब अगर आप 1 लाख को 200 से डिवाइड करें तो इसका मतलब ये कि एक पैसेंजर या एक सीट का किराया कम से कम भी आपके पास $500 तो होना चाहिए, क्योंकि इतना तो आपका खर्चा भी बढ़ रहा है। ठीक। अब वो यूं कि कोई भी सीट जो सी है, आपको ये है कि कम से कम 500 से कम पे आप वो टिकट नहीं बेचेंगे। लेकिन एक इकोनॉमिस्ट इससे थोड़ा सा हटके सोचते हैं। आप सोचें कि अगर जहाज जो उनसे बिल्कुल उड़ने वाला है और उसमें 10 सीटें खाली पड़ी हैं, तो एक मुसाफिर बाहर आया और वो ये कहता है कि मैं $300 में सिर्फ टिकट खरीदना चाहता हूँ। अब आपका क्या ख्याल है कि जहाज वालों को $300 की टिकट देनी चाहिए कि नहीं? अगर एक आम बंदा कह गए नहीं जी 500 कास्ट पड़ी, हमने 300 की टिकट नहीं देनी। लेकिन आप ये सोचें कि अगर वो उस मुसाफिर को नहीं बिठाते तो 300 तो उन्हें मिलना नहीं है। अब उन्हें चाहिए कि अपनी मार्जिनल कास्ट देखें। मार्जिनल कास्ट ये है और मार्जिनल बेनिफिट ये है कि उस मुसाफिर को बिठाएंगे $300 मिल जाएंगे। मार्जिनल कास्ट के मुसाफिर बैठेगा तो जहाज में एक टाइम का खाना होता है वो हो सकता है $10 का हो। वो इसके अलावा एक्स्ट्रा कोई खर्चा नहीं है, जो वो 10 सीटें जहाज में से आपने निकाल नहीं देनी, उन्होंने साथ ही जाना, वो कास्ट आपको पढ़नी ही पड़नी है। तो इस वक्त मार्जिनल कास्ट सिर्फ वो खाना है जो उस शख्स ने खाना है और बेनिफिट वो ₹300 जो वो दे रहा है। तो बिल्कुल अगर जहाज उड़ने वाला है तो मार्जिनल या मार्जिन को कंपेयर करते हुए रैशनल डिसीजन ये है कि आप उस टिकट को 300 में सेल कर दें। तो कोई भी चीज जो होती है उसके लिए एट द मार्जिन पीपल आर विलिंग टू पे, किस चीज पे डिपेंड करता है? उसके मार्जिनल बेनिफिट्स पे और मार्जिनल कास्ट पे। और वंस अगेन ये आखिरी पैराग्राफ आप खुद पढ़िएगा। आज हम ये फर्स्ट 3 प्रिंसिपल ही खत्म करेंगे कि पीपल थिंक एट द मार्जिन। तो इसमें आप डिसाइड करें, ये एग्जांपल आपने खुद समझ के आनी है कि पानी बहुत सस्ता है, लेकिन आपको पता है कि पानी पिए बगैर कोई शख्स जिंदा नहीं रह सकता, और डायमंड बहुत महंगे होते हैं, हीरे, हालांकि ना हमने उसको खाना ना हमने उसको सोना। इस पैराग्राफ में डिसाइड किया हुआ कि किस तरह मार्जिनल कास्ट पानी की और बेनिफिट और मार्जिनल कास्ट डायमंड को कंपेयर करते हुए लोगों ने डायमंड की प्राइस ज्यादा होती है और पानी की प्राइस कम होती है। So a rational decision maker takes an action if and only if the marginal benefit of the action exceeds the marginal cost। वाटर डायमंड एग्जांपल बच्चों आपने खुद देख के आनी है। और यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो गया।
आप कोई भी बच्चों क्वेश्चन हो तो आप पूछें।